नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चलते चलते आज 4 साल 3 साल पूरे होकर चौथा साल में जो युद्ध आ चुका है, और युद्ध ऐसा भी नहीं है कि यह कुछ समय के लिए रुका फिर हुआ। ऐसा युद्ध नहीं है। यह युद्ध जो है वह कंटिन्यू चल रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जहां कुछ सैनिकों की मौत नहीं होती है। अब ये सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देने की बात करेंगे कि इस युद्ध में, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में कौन क्या पाया, कितना कौन गमाया, अगर हम थोड़ी बहुत विश्लेषण पे अगर बात करते हैं तो ये बात हम सभी लोगों को पता है कि रसिया जो यूक्रेन पे इसलिए सिर्फ हमला करता है कि यूक्रेन को रसिया बार बार मना कर रहा था कि तुम नाटो में शामिल नहीं हो सकते। अब नाटो में शामिल नहीं हो सकते, हम लोग एक बार थोड़ी बहुत नाटो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब सोवियत संघ का एरा हुआ करता था, जिसमें सोवियत संघ 15 देशों के साथ हुआ करता था, उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेले हुआ करता था। लेकिन क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका हथियार उससे पहले बनाना प्रारंभ कर दिया था, तो बाकी देशों के साथ वह हथियार बेच कर बहुत ही ज्यादा अमेरिका पैसे के मामले में मजबूत हो गया। अब जब पैसे के मामले में मजबूत हो गया, और दूसरी तरफ जो था वह है रसिया। अब क्या होता है कि इसी को देखा देखी सोवियत संघ को अमेरिका ने भी नाटो बनाने की बात समझी। तो नाटो में जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उनको शामिल किया गया, जो भी पश्चिमी देश थे उनको शामिल करने का कार्य किया गया। अब उसमें होता क्या है कि नाटो जब स्थापित हुई थी, तो जब दोनों को युद्ध चल रहा, मतलब कोल्ड वार के समय चल रहा था, तो ये बात दोनों ने साइन किया था कि हम नाटो उस टाइम खत्म कर देंगे जिस टाइम हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद था सोवियत संघ को तोड़ना। सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद हुआ कि नाटो को भी तोड़ दिया जाए। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका को नाटो बना के मजा आने लगा था। मजा कैसे आने लगा था, अगर हम इस पे बात करना चाहते हैं तो मजा इस प्रकार से आने लगा था कि अब वह किसी भी देश को दबाने में सक्षम था। क्योंकि किसी को भी कुछ होता तो नाटो का कुछ आर्टिकल है, उसमें इस प्रकार के नियम बताए गए हैं कि अगर किसी भी नाटो देश के ऊपर एक पर हमला होगा, इसका मतलब यह होता है कि सारे के सारे देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक कोई देश पे नाटो पर कोई हमला कोई देश अकेले करता है, तो अभी नाटो की लगभग संख्या 30 है, तो 30 देश उस पर हमला करेंगे और एक साइड अकेला वह देश पड़ जाएगा। क्योंकि अब सोवियत संघ टूट गया था, अब अकेले बच गया था सिर्फ रसिया। ठीक है, अब जब रसिया बन गया, क्योंकि वादा हुआ था कि नाटो को भी खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। एक बात समझ जाइए कि इस जो अभी का जो ईरा चल रहा है, इस ईरा में रूस जो बहुत ही मजबूत जो हुआ करता था, सोवियत संघ टूटने के बाद बेशक रूस लड़खड़ाया, लेकिन पूरी तरीका से झुका नहीं। जो मंसूबा अमेरिका और नाटो का था कि पूरी तरीका से खत्म कर देंगे, वह तो हुआ नहीं। और उतने में ही कौन आ गए? पुतिन। हम सभी लोग जानते हैं कि पुतिन केजीबी का जो एजेंट थे, क्योंकि उस टाइम केजीबी का एजेंट सबसे ज्यादा, जैसे अपने यहाँ रो एजेंट होते हैं RAW, तो उनका एजेंट जैसे किसी भी देश में ऑपरेशन करने में सक्षम है, तो जो केजीबी के भी जो एजेंट हुआ करते थे वह बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। दूसरी तरफ हम उस टाइम पुतिन कमांड संभाल लेते हैं, क्योंकि वह एजेंट हैं, हर चाल को वह पहले ही समझ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि रसिया आज जिस लोकेशन पे स्थित है, उस लोकेशन पे प्राकृतिक जितने भी मिनरल्स हैं, तेल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब जब सारे के सारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो ये सभी चीज को देखते हुए, क्योंकि एक साइड अमेरिका है, उसके पास पेट्रोल तो है लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं है, और पेट्रोल भी है तो वह अपना पेट्रोल को संभाल के रखे हुए है इसके लिए, क्योंकि वह जब आगे के दिनों में वह यूज करेगा। लेकिन अब होता उल्टा है। अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे सारे देशों का महत्व कम होने लगता है, क्योंकि अब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक तरीका से, मतलब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से काम आने लगेंगे, तो डीजल और पेट्रोल का उतना महत्व होगा नहीं। महत्व नहीं होगा, इसका मतलब उसका रेट ऑटोमेटिक गिरेगा। तो नाटो क्या है कि वह अपने आप को तोड़ने के बजाय अब वह पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेना चाहता है। पूरे विश्व को चपेट में लेना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उसको रसिया को कमजोर करना होगा या झुकाना होगा। लेकिन होता क्या है कि रसिया जब वह अपने
मुहाने पे अपने घर के बगल में, अपने देश के बगल में देखता है कि नाटो हमारा दुश्मन आ गया है, वह हमारी हर एक्टिविटी पर ध्यान रख सकता है, तो यूक्रेन को मना करता है कि आप ऐसा नहीं करो। लेकिन यूक्रेन के जो जोकर प्रधानमंत्री जेलेंस्की है, जो पहले अमेरिका के अंदर ही एक छोटा सा कॉमेडियन हुआ करता था, उसको रजीम चेंज करके यूक्रेन के अंदर पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनको हटाकर जेलेंस्की जैसे पोपट को बैठाया जाता है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उसको नाटो में शामिल करवाना था। अब जब वह नहीं मानता है तो रसिया मजबूरन, रसिया पहले किसी पे हमला करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरन उसको हमला करना पड़ेगा और पड़ा। तो जब हमला हुआ, हमला अब क्योंकि एक साइड रसिया अकेले लड़ रहा है और दूसरी साइड नाटो के रूप में या सिर्फ नाटो नाम का है और बाकी सारे जितने भी काम हैं वह यूरोपियन यूनियन और नाटो मिलकर सहायता कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से एक साइड से जो रसिया युद्ध लड़ रहा है और दूसरी साइड से अमेरिका, दोनों सुपर पावर जो है वह युद्ध लड़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब दो सुपर पावर युद्ध लड़ रहे हैं, जो रसिया डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में है, अभी तक एक अनुमान के मुताबिक रसिया पर विश्व के सबसे ज्यादा सैंक्शन किया गया है। लगभग 20,000 सैंक्शन सिर्फ रसिया के ऊपर किया गया है। इसका मायने क्या है? इसके मायने ये होते हैं कि अब रसिया इकोनॉमिकली तरीका से उसको कमजोर करने की पूरी तरीका से इकोनॉमिकली खराब करने का काम किया गया। लेकिन रसिया भी पहले अपना मित्र बनाकर रखता है, तो उसके मित्र के रूप में उभर के आया सबसे सच्चा दोस्त जो था वो भारत। भारत ने रसिया को इकोनॉमिकली तरीका से जितने ज्यादा मदद हो सकता था उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। उसके बदले में बेशक तेल लिए, और जो हम तेल अलग अलग देशों से लेते थे, जहां रसिया से हम 3% ऑयल लेते थे, अब वह बढ़ाकर लगभग 50% के लमसम अब हम तेल लेने लगे। दूसरी साइड चाइना भी, क्योंकि अमेरिका के अभी दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो चाइना भी तेल लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि चाइना को भी तेल की बहुत आवश्यकताएं हैं। अब ये सब सारी चीजों को हम देखते हुए इस चीज को हम पाते हैं कि अब आगे क्या। युद्ध तो स्टार्ट है, युद्ध 4 साल तक चला। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साइड लगभग 1.5 लाख से ऊपर सैनिकों की अब अभी तक युद्ध में लॉस हो चुका, और एक साइड रसिया को भी 1 लाख और बहुत सारे हथियार भी लॉसेज हुए हैं, क्योंकि रसिया भी जो है वह हथियार में सुपर पावर माना जाता है। इस कारण से, और अब आप ये क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका या पूरा यूरोपियन यूनियन आखिर यूक्रेन को मदद क्यों कर रहे थे? तो आज के टाइम में कोई फ्री में कुछ भी नहीं करता, हर चीज की कीमत होती है। तो कीमत क्या था, हम सभी जानना है कि यह बात बहुत ही अचंभित करने वाली है कि यूक्रेन भी, क्योंकि रसिया का ही पार्ट टूटा था, तो इसके पास भी बहुत रिच मिनरल्स हैं। रिच मिनरल्स जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वह लिथियम। लिथियम का प्रयोग हम सभी लोग जानते हैं कि आज जितने भी व्हीकल, ड्रोन, जितनी भी चीज है, इसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लिथियम बैटरी का प्रयोग से ही हम सारे के सारे लोग आज उस चीज को, लिथियम बैटरी की आवश्यकता पड़ता है। लिथियम के साथ ही साथ और अन्य जो बहुत ही क्रिटिकल मटेरियल होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, स्पेस में, कार में, ये सारी चीजों में, ड्रोन में, मिसाइल में, डिफेंस इक्विपमेंट में। तो इसका जो सबसे अच्छा विश्व में भंडार है वह यूक्रेन के पास था। यूक्रेन भी उसी के जो खदान है लिथियम का, उसी के दम पे लड़ रहा था कि हमारा बेशक कितना भी नुकसान हो जाए, जब तक लिथियम का भंडार, सबसे बड़ा जो भंडार है वह मेरे पास रहेगा, तो हमें पुनः रिबिल्ड होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो आप सभी ने देखा होगा कि कैसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस के अंदर कैसे नोक-झोंक हुआ। सिर्फ हत्थापाई तक बात नहीं पहुंची, मारपीट तक बात नहीं पहुंची, बाकी सारे कुछ हो गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका बोला कि हम जो तुमको युद्ध में मदद कर रहे हैं उसके बदले में हमको भी तो कुछ चाहिए। जेलेंस्की बोला कि हमारा तो ऐसा कोई पहले डील था ही नहीं। यूरोपियन यूनियन भी अब पीछे से सोचने लगा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने सारे के सारे लोग जो मदद कर रहे थे वह जो आज के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसको हासिल करने के लिए, हम सभी लोगों ने देखा कि कैसे चाइना और अमेरिका में टैरिफ वार की जब बात होने लगी, तो चाइना ने जो भी आज क्रिटिकल मटेरियल हैं वह सारे के सारे अमेरिका भेजना बंद कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप को छटपटाहट होने लगी, क्योंकि टेस्ला के मालिक उनसे बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एलोन मस्क को नुकसान होने लगा। तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप चीन से संपर्क किया और उनको मनाने की कोशिश करने लगे। ये सारी जब बातें हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि हम फिर बाद में पता भी चला कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो मिनरल्स हैं उसका
बंटवारा भी हुआ, उसके बाद उनको फिर से हथियारों की सप्लाई मिलने लगी। अब होता क्या है कि जो रसिया है, जो सबसे बड़ा जो लिथियम का जो भंडार है विश्व में सबसे बड़ा, उसी पर अब उसको अपना लेते हैं। यूं बोले कि यूक्रेन को हराकर, नाटो को हराकर, एक अनकन्फर्म न्यूज ये भी आ रही है कि उसको नाटो पूरी तरीका से मदद कर रहा था उसको सुरक्षित रखने में, लेकिन रसिया को इसीलिए उसको जीतने में इतना टाइम लग गया ताकि नाटो भी वहां था। धीरे धीरे सबको भगाते भगाते आज पूरी तरीका से उस पर वर्चस्व अपना कायम हासिल कर लिया। अब जब हासिल कर लिया तो अमेरिका को क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं। मिनरल्स तो हो चुके हैं डील, लेकिन अब वह किसके हाथ में चला गया? रसिया के हाथ में। अब डायरेक्ट अमेरिका रसिया कंफ्लिक्ट में आएंगे नहीं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के पोपट जो जेलेंस्की से डील न करके अब किससे डील करना होगा? रसिया के पुतिन से। अब पुतिन से डील करना होगा डायरेक्ट। इसका मायने ये हो गया कि जिस चीज के लिए इतना अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को क्या मिला? उसको तो और कुछ नहीं मिला। यूरोपियन यूनियन ने भी अपना पासा फेंका था ग्रीन इनिशिएटिव के चुचुंगुल में यूक्रेन को फंसाने के लिए, लेकिन वे क्योंकि अब सारे के सारे पर रूस का काबिज हो चुका, वहां पर वह अपने अंडर ले चुका, तो यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ रहेगा ही नहीं देश में तो यूरोपियन यूनियन को तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी साइड अमेरिका को पुतिन ने ऑफर दिए हैं कि आपको जो भी क्रिटिकल चीज चाहिए आप आके डायरेक्ट हम ही से संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी तरीका से मदद करेंगे, हम सभी लोग उसको मिलकर निकालेंगे और बांटेंगे। मतलब अभी तक कहीं ना कहीं अमेरिका के पास तो चांस है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पास चांस नहीं है। दूसरी साइड अमेरिका के बीच में इतना घबराहट क्यों है? तो घबराहट का मुख्य कारण यह है कि जैसे पेट्रोल के ऊपर रसिया पूरी तरीका से हावी है, वह जब चाहता है पेट्रोल का दाम ऊंचा कर हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जब चाहता है कम हो जाता है, मतलब पेट्रोल के ऊपर रसिया का मोनोपोली है। इसी प्रकार से जस्ट अब अमेरिका को लग रहा है कि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, एक तो यूक्रेन पे उसको थोड़ी बहुत चांस थी, लेकिन अब रसिया क्योंकि उस पर हावी हो चुका है, तो अब रसिया से ये डर है अमेरिका को कि अब उस पर भी वो अपना मोनोपोली स्थापित कर लेगा। अब युद्ध हो रहा है, अब देखते हैं और कितना। अब पता चल रहा है एक सूत्रों के मुताबिक कि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट अब यूक्रेन की ओर है उस ओर रसिया बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आंख गड़ाए बैठे हुए थे, अब कुछ नहीं मिलने वाला है। अब कहीं ना कहीं उनको भी जाकर रसिया से ही डील करना पड़ेगा। आपको हमारी ये न्यूज कैसी लगी आप सभी लोग बताएं। जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।